सुप्रभात बच्चों, आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। देखिए, हम पढ़ रहे थे ना झांसी की रानी, तो उसी का हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। चैप्टर तो ज़्यादा लेंदी है, तो वीडियो लंबी हो जा रही है। तो इसीलिए क्या कि इसको पार्ट में देखती हूँ कि 2 पार्ट में कंप्लीट होता है या नहीं, नहीं तो 3 पार्ट इसके बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लेंदी है और इसको एक्सप्लेन करने तक इतनी लंबी वीडियो बन नहीं पा रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमने अब पढ़ लिया था कि क्या हुआ था। रानी का विवाह होने के बाद वो राजमहल झांसी में आ गई थी, और उनके झांसी में आने से बहुत खुशियां छाई हुई थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य उदय, झांसी का सौभाग्य था कि रानी उनकी वहां लक्ष्मीबाई रानी बनकर आई थी, और मुदित महलों में वहां के झांसी के महलों में उजाला हो गया था जब रानी वहां पर आई थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा, और काल गति ऐसी चक्र ऐसा घूमा कि चुपके चुपके एक दुर्भाग्य के बादल वहां पर घेर गए। और दुर्भाग्य ये था, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। तीर चलाने वाले कर में, हाथों में, तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां कब भाई थी। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। अब क्या हुआ, ये तो इसमें तो था ही कि उसके हाथों में जो तीर चलाने वाले हाथ थे, जो तलवार चलाने वाले हाथ थे, उनमें चूड़ियां कब भाई थी। और विधाता की हुई भी यही कि रानी विधवा हो गई, और विधि को भी दया, विधि का मतलब है कि विधि, भाग्य या भगवान, ठीक है, विधि नियति को भी दया नहीं आई, भाग्य को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान मरे राजा जी, राजा जी की जब मृत्यु हुई तब उनकी कोई संतान नहीं थी, और झांसी का कोई वारिस नहीं था। रानी शोक समानी थी, रानी इस समय शोक में डूबी हुई थी। और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो युद्ध के मैदान में पुरुषों के समान लड़ी थी, वो झांसी की रानी थी। तो इसका हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं इन पंक्तियों की। कवित्री कहती हैं कि वह विवाह के बाद झांसी के महलों में सौभाग्य का, जब वो विवाह के बाद कहाँ आई, झांसी आई, तो महलों में सौभाग्य का उदय हुआ और चारों ओर खुशियां छा गई। रानी के आने से महलों में उजाला हो गया, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि चुपके चुपके झांसी पर दुर्भाग्य के काले बादल मंडराने लगे। नियति, भाग्य को यह मंजूर नहीं था कि जिन हाथों में धनुष की प्रत्यंचा खींची हो, तलवार चलाई हो, और जो हाथ अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए बने हो, उनमें सुहाग की चूड़ियां शोभा दे। अत्यंत दुख की बात है कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई, उनके भाग्य को भी, विधि को भी उन पर दया नहीं आई। राजा बिना किसी संतान के ही परलोक सिधार गए, जिससे झांसी का उत्तराधिकारी कोई न रहा। रानी शोक के गहरे सागर में डूब गई। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी है कि झांसी की रानी पुरुषों के समान वीरता से लड़ने वाली महान वीरांगना थी। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, दीप बुझा दीप झांसी का,
बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या हुआ? दीप बुझ गया झांसी का। जब डलहौजी को ये पता चला कि अब झांसी का कोई वारिस ही नहीं बचा और गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई संतान नहीं है, उस वहां का कोई वारिस है ही नहीं, तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। हर्षाया मतलब खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उसने राज्य हड़पने की का अच्छा अवसर पा लिया। उसने सोचा कि इस समय क्या है, रानी भी शोक में है और वहां कर कोई वारिस है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं कि जो झांसी को बचा सके, और उसने अवसर पाकर उसे हड़पने की सोची। फौरन उसने फौजें भेजी, अपनी फौज भेजी और दुर्ग पर अपना झंडा और झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तब क्या हुआ? डलहौजी मानो ऐसे भारत आया जैसे वो लावारिस झांसी का वारिस मैं ही हूँ बनकर, मतलब कि वो ये सोच रहा था कि मैं ही इसका वारिस हूँ, तो लावारिस झांसी का वारिस बनकर वो भारत आया। अश्रुपूर्ण बनी रानी ने देखा, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरी रानी ने देखा कि झांसी हुई वीरानी थी। झांसी दूसरों के हाथों में जा रही है, झांसी वीरान हो रही है, तो मीन्स बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और जो पुरुषों के समान लड़ी वो झांसी की रानी थी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई और झांसी का दीप बुझ गया, तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसे झांसी के राज्य को हड़पने का यह सबसे अच्छा अवसर लगा। क्योंकि राजा निसंतान मरे थे, उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। डलहौजी ने इस प्रकार व्यवहार किया जैसे वह उस लावारिस राज्य का असली वारिस बनकर आया हो। उसने ऐसा व्यवहार किया, ऐसे रहने लगा कि जैसे उस लावारिस का वो वारिस बनकर आया हो। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आंखों में आंसू भरकर देखा कि अब उनकी प्रिय झांसी अब वीरानी पराई हो रही थी और उस पर शत्रुओं का अधिकार हो रहा था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी वाली रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी थी। अगला पद देख लेते हैं। देखिए, इसमें रानी लक्ष्मीबाई की पूरी जो कहानी है वो हमें मिल जाती है। देखिए अगले पद में क्या है, अगले पंक्तियां हम पढ़ते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता, ये जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, इसकी माया भी विचित्र है। एक विचित्र है, ये किसी का अनुनय विनय नहीं सुनता। किसी कोई इससे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई अनुनय विनय कर रहा है, कोई दया ये किसी पर दया नहीं करता और ये किसी की अनुनय विनय नहीं सुनता। विकट फिरंगी की माया, इसकी माया भी क्या है, अनोखी है। व्यापारी बन दया चाहता था, ये जो
विदेशी भारत आकर व्यापारी बनकर ये भारत आए थे और धीरे-धीरे इन्होंने अपना यहाँ पर परचम लहराया था। ये क्या करते थे, जब ये व्यापारी बनकर आए थे, तब ये क्या चाहते थे, एक बिल्कुल दया चाहते थे और यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे। जब यह भारत आया, जब यह पहले भारत आया, तो ये बड़े ही प्रार्थना और क्या करते थे, व्यापार करने के लिए ये राजा महाराजा जो लोग यहाँ पर थे उनसे अनुनय विनय करते थे और व्यापार करते थे, तो धीरे-धीरे इन्होंने अपना यहाँ पर अपने पैर पसार लिए। डलहौज़ी के ने पैर पसारे अब तो पलट गए, अब डलहौज़ी ने धीरे-धीरे पूरे भारत में अपने पैर पसार लिए थे, अब तो पलट गई काया। अब ये पहले वाला व्यापारी नहीं रहा, अब तो काया ही पलट गई है। राजा और नवाबों को भी अब उसने पैरों से ठुकराया। जो राजा नवाब थे, जो राजा थे वहाँ पर राज्य कर रहे थे, उनको भी वो क्या करने लगा? अपमानित करने लगा। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। क्या था, जो रानियाँ थी, जो महलों में जो राजा महाराजाओं इनकी रानियाँ थी, वो भी अब दासी के समान रह रही थी, वो भी दासी जैसी हो गई थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से हमने सुनी यह कहानी थी, जो युद्ध के मैदान में पुरुषों के समान लड़ी, वो झांसी की रानी थी। तो इसकी पंक्तियों की व्याख्या आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब क्या कहती है कवित्री, कहती है कि अंग्रेजों की माया बहुत विचित्र और कुटिल थी। क्या है, वे किसी की प्रार्थना या विनती नहीं सुनते। जब ये अंग्रेज भारत आए थे, तब वे केवल साधारण व्यापारी थे। वो क्या थे? साधारण व्यापारी बनकर भारत आए थे और यहाँ के राजाओं से व्यापार की दया और अनुमति मांगते थे। वो क्या माँगते थे? दया और अनुमति माँगते थे, परंतु समय के साथ लॉर्ड डलहौज़ी ने धीरे-धीरे पूरे भारत में पैर पसार लिए और जो अंग्रेज कभी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज उन्होंने बड़े-बड़े राजाओं, नवाबों को भी अपमानित कर उनकी सत्ता को अस्वीकार कर दिया। आज उनको भी क्या कर दिया? उन्हें भी अपमानित करते हैं। स्थिति यह हो गई है कि रानियाँ महलों में राज करती थी, जो रानियाँ महलों में राज करती थी, वे अब दासियों की तरह असहाय हो गई हैं और जो अंग्रेज व्यापार के लिए दास बनकर आए थे और अब वे क्या हो गए हैं? अब यहाँ के शासक बनकर बैठ गए हैं। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही सुना है कि वीरता से के साथ लड़ने वाली रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। देखते हैं अगली पंक्ति। अब क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने अपना वर्चस्व अपने पैर पसार लिए हैं, धीरे-धीरे उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। तो अब इनके प्रभुत्व की यहाँ पर बात वर्णन हो रहा है कि इन्होंने अपना प्रभुत्व कहाँ-कहाँ तक फैलाया था। छिनी राजधानी दिल्ली की दिया, लखनऊ बातों बात, कैद पेशावर था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हो गया था, यहाँ पर छिन गई थी राजधानी दिल्ली जो थी वो वहाँ पर अपना मुगलों से, दिल्ली पर उस समय मुगलों का शासन था, तो दिल्ली को क्या करा था, मुगलों से इन्होंने छीन लिया था और लखनऊ पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। कैद पेशावर और बिठूर में भी कानपुर जनपद का एक बिठूर एक कानपुर जनपद का एक जगह है, ठीक है, उसको भी इन्होंने अपने बस में कर लिया था। नागपुर पर भी इन्होंने घात धोखे से हमला कर उसे भी हड़प लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, और इन बड़े बड़े दिल्ली लखनऊ
और बिठूर, नागपुर, इनको इन्होंने हड़प लिया था, इन पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन छोटे राज्यों की क्या बिसात थी, इनको भी इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज निपात। और जब जब क्या हुआ था, सिंध पंजाब पर भीषण आक्रमण, ब्रज निपात हुआ था, आक्रमण अभी हुआ था। बंगाल ए मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी। इन्होंने पूरे भारत में अपना अधिकार करना चाहा और पूरे भारत में ये इसी तरह आक्रमण करते रहे और अत्याचार करते रहे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखते हैं इसका व्याख्या। यहाँ पर हमारा एक बार एक्सप्लेन पंक्तियों के साथ और एक बार हमारा व्याख्या, तो मीन्स कि हमारा रिवीजन हो जा रहा है, 2 बार व्याख्या हो जा रही है। ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैं बोलती हूँ बोलने में और यहाँ पर एक व्याख्या में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है। क्योंकि हम अपने शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो हम अपने शब्दों में करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो व्याख्या दी होती है वो एक व्यवस्थित शब्दों में मीन्स कि थोड़े रुके हुए शब्दों में दी जाती है, ठीक है? कवित्री अंग्रेजों के बढ़ते प्रभुत्व का वर्णन करते हुए कहती है कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली को मुगलों से छीन लिया और लखनऊ पर भी उन्होंने बहुत आसानी से अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशावर को, बिठूर कानपुर जनपद का एक कस्बा है, में कैद कर दिया और नागपुर पर भी धोखे से हमला कर उसे भी हड़प लिया। अब क्या हुआ, जब दिल्ली, लखनऊ, नागपुर जैसे बड़े शहरों का यह हाल हुआ तो उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक जैसे छोटे शहरों की क्या हैसियत थी। उन्हें भी अंग्रेजों ने कुचल डाला और उन पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने उन पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार सिंधु, पंजाब और बर्मा, म्यांमार पर भी अंग्रेजों का भीषण आक्रमण हुआ। आगे वे भी पराधीन हो गए और बंगाल और मद्रास, अब चेन्नई जैसे प्रांतों की भी यही कहानी थी और अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। और बंगाल, मद्रास मद्रास जो अब चेन्नई है जैसे प्रांतों की भी क्या थी, यही कहानी थी। सब क्या बन गए थे, इनके गुलाम बन गए थे। बुंदेलखंड के लोक गायकों के माध्यम से हमने यही वीरता की गाथा सुनी है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर मुकाबला किया और वह अंग्रेजों से पुरुषों के समान वीरता से लड़ी। देखते हैं अगली पंक्ति। अब क्या हुआ, इन्होंने अपना क्या कर लिया था, अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित कर लिया था, ठीक है? तो अगले हम देखते हैं, अगली पंक्तियां हैं हमारी। फिर क्या हुआ, क्या हाल इन्होंने देश का करा। रानी रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके कपड़े उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। रानी रोई रानीवासों में, रानियां क्या दासियों के समान जीवन यापन कर रही थी और रानीवासों में रो रही थी। और क्या हो गई थी, वो बिल्कुल एकदम असहाय हो गई थी, बेहाल हो गई थी। बेजार का अर्थ है बेहाल, वो दुख और शोक में बेहाल हो रही थी। और उनके कपड़े और गहने जो कहाँ बिकते थे, कलकत्ते के बाजारों में अंग्रेजों द्वारा बेचे जा रहे थे, नीलाम किए जा रहे थे। सरेआम नीलाम छपाते थे अंग्रेजों के अखबार। क्या करते थे, सरेआम खुलेआम वो अखबारों में हेडलाइन में छाप देते थे। क्या छापते थे, नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। ये हेडिंग छाप देते थे, वो अखबार छपते थे उनके, ठीक है? और उन्होंने क्या करे, कलकत्ता के बाजारों में उनके गहने और कपड़े बेच दिए।
यूं पर्दे की इज्जत पर रहने वाली रानियां देसी के हाथ बिकानी थी। अब क्या उनकी जो हमेशा अपनी इज्जत को बचा कर रखती थी, जो हमेशा पर्दे पर रहती थी, आज उनके गहने और कपड़े इस तरह सरेआम बिकने लगे थे। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यही वीर गाथा की कहानियां सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी युद्ध के मैदान में, जो पुरुषों की भांति लड़ी थी वो झांसी की रानी थी। इसका है इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कवित्री कहती है कवित्री कहती है कि अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण रानियां अपने रानीवासों में रो रही थी और वे दुख व शोक से बेहाल थी। अंग्रेजों की निर्लजता का यह आलम था कि रानियों के कीमती गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेच रहे थे। अंग्रेजों के समाचार पत्रों में सरेआम इन चीजों की नीलामी के विज्ञापन छपते थे। इन लोगों की इनकी नीलामी के क्या छपते थे? विज्ञापन छपते थे। उन विज्ञापनों में लिखा होता था, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार खरीद लो। इस प्रकार के जो भारतीय नारियां पर्दे में रहकर अपनी मान मर्यादा की रक्षा करती थी, आज उनकी इज्जत विदेशियों के हाथों सरेआम बाजारों में बिक रही थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों के मुंह से हमने यही वीर गाथा सुनी थी। ऐसी अपमानजनक स्थिति के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान से वीरता से युद्ध के मैदान में लड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशावर जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हो गया? जब ये सब होने लगा तो क्या हुआ? कुटियों में थी विषम वेदना, जो झोपड़ियां थी उनमें विषम वेदना थी, बहुत अधिक दुख था, विषम वेदना थी। और महलों में आहत था, अपमान था। और महलों में क्या सहा जा रहा था? अपमान सहा जा रहा था। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का अभिमान था, उसकी ज्वाला जल रही थी। वीर सैनिक अपने पुरखों की अपमान का बदला लेने के लिए उनके मन में ज्वाला जल रही थी। नाना धुंध पंथ और पेशावर ये क्या कर रहे थे? नाना साहब और धुंधु पंथ ये पेशावर ये क्या कर रहे थे? सब सामान जुटाने में लगे थे। सब क्या कर रहे थे? युद्ध का सामान जुटाने में लगे हुए थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और क्या कर दिया? छबीली ने रणचंडी का रूप धारण कर खुलेआम युद्ध का आह्वान कर दिया। मीन्स कि लक्ष्मीबाई ने, छबीली लक्ष्मीबाई को ही कहा गया है। छबीली ने क्या कर दिया? रणचंडी का रूप धारण करके खुलेआम युद्ध की घोषणा कर दी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें जो सोई ज्योति जगानी थी। अब क्या हुआ? यह वह पवित्र यज्ञ शुरू हो गया जिसमें उन्होंने सोई हुई देशभक्ति को जगाना था। सोई ज्योति जगानी थी, उन्होंने देशभक्ति की ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यही वीरता की कहानी सुनी थी। जो युद्ध भूमि पर पुरुषों की भांति लड़ी वो झांसी की रानी थी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, कवित्री कहती है कि अंग्रेजों के शासन में झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग विषम वेदना गहरे कष्ट झेल रहे थे। वहीं महलों में रहने वाले राजा महाराजा अपने अपने अपमान से दुखी और आहत थे। वीर
भारतीय वीर सैनिकों के मन में अपने पूर्वजों का गौरव और स्वाभिमान अभी भी जीवित था, जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसा रहा था। इसी बीच नाना धुंधुपंत पेशावर युद्ध के लिए आवश्यक युद्ध सामग्री क्या कर रहे थे? जुटा रहे थे। दूसरी ओर उनकी बहन छबीली ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और खुलेआम युद्ध का आह्वान कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्रता का यह पवित्र यज्ञ शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सोई हुई देशभक्ति की ज्योति को पुनः जगाना था। अंत में कवित्री बुंदेलखंड के लोक गायकों का हवाला देते हुए कहती है कि हमने उनके मुख से यही सुना है कि झांसी की रानी पुरुषों के समान अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी। अगली पंक्ति देखते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हो गया था? आजादी की लड़ाई की ज्वाला जल चुकी थी। अब क्या हुआ? महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने ज्वाला, जो महलों में रहने वाले राजा महाराजा थे उन्होंने आग दी राजाओं ने, और झोपड़ियों में रहने वालों ने ज्वाला सुलगाई थी। स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में जगाई थी। सब हर नागरिक के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जल चुकी थी। झांसी चेती थी, झांसी भी क्या हो गई थी? जाग गई थी। दिल्ली जागी, चेती का अर्थ है जागी। दिल्ली जाग गई थी और लखनऊ में लपटें उठ गई थी। ठीक है। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, और मेरठ और पटना इन हिस्सों ने भी बढ़ चढ़कर जंग में भाग लिया और भारी खूब धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ ऐसी ही हलचल उकसानी थी, और इन कोल्हापुर में विद्रोह की हलचल क्या हो रही थी? साफ साफ दिखाई दे रही थी। चारों तरफ हलचल थी, युद्ध का माहौल हो गया था। तो कि सबके मन में स्वतंत्र आजादी की एक चिंगारी जाग उठी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह, हमने यही वीर गाथा की कहानी सुनी थी कि जो मैदान में लड़ी पुरुषों के समान, वो झांसी की रानी थी। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। कवित्री कहती है कि आजादी की लड़ाई में महलों ने आग दी, राजाओं ने आग दी, झोपड़ियों ने, आम जनता ने उस ज्वाला को सुलगा कर बड़ा कर दिया। और इसका अर्थ है कि विद्रोह की शुरुआत भले ही उच्च वर्ग से हुई, पर असली ताकत आम जनता के समर्थन से मिली। जो असली ताकत मिली थी वो आम जनता के समर्थन से मिली थी। यह स्वतंत्रता की भावना किसी के थोपने से नहीं, बल्कि लोगों के अपने हृदय की गहराई से निकली थी। विद्रोह की लहर तेजी से फैली। झांसी जागी, दिल्ली जागी, लखनऊ में भी विद्रोह की लपटें छा गई। मेरठ, कानपुर, पटना जैसे शहरों में आजादी की इस जंग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, अब दिल्ली में, झांसी में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में, सब जगह ये क्या हो गई थी? जंग छिड़ गई थी, और सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। भारी धूम मचाई। इतना ही नहीं, दक्षिण की ओर जबलपुर और कोल्हापुर में भी विद्रोह की कुछ हलचल साफ दिखाई दे रही थी। कवित्री कहती है, बुंदेलखंड के लोक गायक हरबोलों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थी। ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की पंक्तियाँ मैं अगली वीडियो में लेकर आती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको मेरी प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।